हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेलिस्ट प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th की है, जो फिजिक्स का 5वां लेक्चर आज होने वाला है। फिजिक्स के 5वें लेक्चर के अंदर बात करें तो अभी तक 4 लेक्चर हम लोगों ने बात किए हैं, जिसके अंदर की आपको इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग कर रहे थे। उसी सेगमेंट का आज एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये जो एप्लीकेशंस हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली चीज बता दें कि आप एक चीज समझो कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में जो रूपांतरण करते हो वही हीटिंग इफेक्ट है। क्या है? ऊष्मीय प्रभाव है। क्या है? ऊष्मीय प्रभाव है। अब उसमें जो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वह है विद्युत बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहली चीज, विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न तो होता ही है, साथ में इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। मैं बल्ब की बात कर रहा हूं, एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एलईडी तो केवल प्रकाश उत्पन्न करती है, लेकिन जो 100 वाट का बल्ब होता है वो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। यदि आप एलईडी को चाहो तो कितने घंटे से जल रहा हो, उस एलईडी को चाहो तो पकड़ के उतार सकते हो। लेकिन क्या 100 वाट का बल्ब जो कांच की बनी होती है, कांच की बनी हुई 100 वाट की बल्ब जो होती है, जो इस प्रकार की दिखाई देती है, क्या आप इसे यदि ये 4 घंटे या 10 घंटे से, पिछले 10 घंटे से जल रही है, तो आप चाहो तो इसे ऐसे ही पकड़ के उतार सकते हो? क्या नहीं निकाल सकते, होल्डर से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत तेज जल रहा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो विद्युत प्रवाहित हो रही है, उस विद्युत से ये टंगस्टन नाम का जो धातु है वो केवल प्रकाश से उत्पन्न नहीं कर रहा है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न कर रहा है। तो आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सिद्धांत की बात करेंगे, और याद रहे कि इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है। एज इट इज लाइन रटना नहीं है, एज इट इज लाइन रटना नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रहे कि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें मेंशन आपको करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सिद्धांत, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। ताप अधिक बढ़ने पर तार श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, एक आपने सुना होगा रक्त तप्त मतलब जो रक्त की तरह लाल एकदम तप्त हो जाता है। जब किसी चालक को या किसी सरिया को आप भट्टी में डालते हो तो देखते होगे कि उस केस में वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। यदि कभी साउथ का मूवी देखो, साउथ की मूवी में ये ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो उस केस में यहां पर क्या होता है, जो धातु बल्ब के साथ लगी होती है वह धातु व्हाइट कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रकाश प्राप्त होता है, यानी हमें लाइट मिलती है। ठीक है भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? तो संरचना देख लो, ऐसी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? यदि कभी आपने बल्ब को देखा होगा तो बल्ब को ऊपर से पहले देखो, जो हिस्सा होल्डर के अंदर जाता है, ठीक है, उस हिस्से को देखा जाए तो उसके ऊपर, जैसे ये होल्डर का ऊपर का हिस्सा हो गया, इसके ऊपर 2 टाके ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, सिल्वर कलर के दिखाई देते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, नया नया खरीद के लाओ, चमकदार होते हैं, चमकते रहते हैं। ये जो टाके होते हैं वह जस्ते के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? जस्ते के बने होते हैं। उसके बाद उसमें देखोगे तो लोग कहते हैं बल्ब फंस गया कि नहीं सही से। ठीक है, तो देखोगे तो होल्डर के अंदर 2 खुटी जैसा बना होता है और बल्ब के अंदर 2 निकले होते हैं, ये इस तरीके से। इसे पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन कहते हैं। और ये आगे इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये कांच की छड़ होती है, ये जो होती है वो कांच की छड़ होती है, और आगे ये एक तार होता है। ठीक है, तांबे का तार होता है। और ये जो होता है, ये बाहर वाला आवरण जो होता है वो बल्ब कहलाता है, लेकिन ये कांच का होता है। किसका होता है? कांच का होता है।
ठीक है बेटा, किसका होता है? कांच का होता है। उसके साथ साथ ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ऐसे 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 ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये क्या है? टंगस्टन धातु का तंतु है। क्या है? तंतु हो। आपके एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? तो टंगस्टन का इसलिए बना होता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत उच्च होती है, ये जल्दी गलता नहीं है। यदि जल्दी गल जाएगा तो आपका बल्ब बहुत जल्दी जल्दी फ्यूज हो जाएगा, इसलिए टंगस्टन धातु का बनाया जाता है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलो भैया ये संरचना हो गई, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें एक कांच का बल्ब होता है, मतलब इसमें एक कांच का बल्ब होता है या एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु का एक तंतु लगा होता है। इसी तंतु की बात हो रही है जो तंतु हमने यहां बताया, टंगस्टन धातु का लगा होता है। बल्ब में निर्वात रखते हैं, मतलब ये बल्ब के अंदर जो हिस्सा है, बल्ब के अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज नहीं होती है। कुछ लोग कहते थे पहले कोई अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन या आर्गन भर देते थे, लेकिन अब सबसे बढ़िया ऑप्शन है कुछ मत भरो। कारण क्या है कि नाइट्रोजन और आर्गन लेके आओगे तो उसका खर्च लगेगा, उसका खर्च लगेगा। उससे बेटर ऑप्शन है कि इसमें कुछ भरा ही ना जाए। ठीक है, निर्वात रखते हैं यानी खाली होता है, या कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं। इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है, धातु की टोपी, ये ऊपर वाला धातु की टोपी होती है जिसके दोनों ओर 2 पिन लगे होते हैं, ये वाले पिन जो बाहर निकले हैं दोनों साइड, जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होती है। बिल्कुल बात सही है। इसके अंदर कांच की छड़ होती है जिसके अंदर 2 तांबे के मोटे तार होते हैं। इन तारों के ऊपरी सिरे रांगा, ठीक है, जो यही बात है रांगा या जस्ता, ठीक है, से झले होते हैं। झले होने का मतलब टाका लगाया गया होता है। ठीक है, टाका लगाया गया होता है तथा नीचे के सिरे के बीच टंगस्टन का बारीक तंतु यानी फिलामेंट, ठीक है, इस तंतु को इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने पहले बताया कि इसका गलनांक बहुत ही ज्यादा होता है, इसकी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि जल्दी गलता नहीं है। कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। बल्ब के ऊपरी भाग को किसी अचालक पदार्थ जैसे लाख क्या होता है भाई? लाख की बात करें जैसे अलकतरा देखा है, ठीक है, वैसा ही पदार्थ होता है, से बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की वायु इसमें प्रवेश ना कर सके। ये इसकी संरचना होती है। आपके एग्जाम में बल्ब आएगा तो आपको पहले बल्ब परिभाषित करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके सिद्धांत बताने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको उसकी संरचना बतानी पड़ेगी, तब जाके आपका पूरा होगा। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा इसके अंदर, वह है इसकी कार्यविधि कि भैया बल्ब कैसे जलता है। तो सर जल के दिखाएंगे क्या? नहीं भैया, जल के नहीं दिखाना है, लिख के दिखाना है। ठीक है, एग्जाम में एग्जामिनर कहेगा लिखो, और लिख के दिखाओगे तो नंबर जो रिजल्ट में चमकेगा वो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आओ देखो इधर, कार्यविधि क्या होगी? जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, कहते सर कितना कठिन बात बता रहे हो ना, ये तो हम लोग जन्म में नहीं करते थे। ठीक है, कि बल्ब को होल्डर में लगाकर जब स्विच ऑन करते हैं तो तांबे के तारों में से होकर टंगस्टन के तंतु में धारा बहने लगती है। ठीक है, धारा बहने लगती है। तंतु का प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसमें विद्युत धारा के बहने पर काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा प्रवाहित करने पर तंतु या फिलामेंट, तंतु को ही फिलामेंट कहते हैं ना, तंतु या फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इतने अधिक ताप पर तंतु या फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है। श्वेत तप्त मतलब सफेद चमकने लगता है तथा बल्ब प्रकाश देने लगता है। निर्वात वाले बल्ब में दोष यह है कि 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर टंगस्टन वाष्पित हो जाता है। वाष्पित मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, बल्ब की दीवार पर जम जाता है जिससे कि बल्ब का प्रकाश मंद पड़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये बल्ब है, बल्ब के अंदर कोई पदार्थ यदि वाष्पित हो रहा है तो फिर वापस चपकेगा भी तो कहीं। यदि वो दीवार पे चपक जाएगा तो उस बल्ब के दीवार से निकलने वाली जो प्रकाश है वो नहीं निकल पाएगी ना पूरी तरीके से। और यदि पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगी तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत ये होगा कि वो उस
बल्ब से प्रकाश तो निकलेगा लेकिन उजाला कहीं होगा नहीं। कभी कभी वो देखे हो गांव में बल्ब लगता है, गांव वाले क्या कहते हैं, ई बल्बवा तो अपन मुंह में देखा था, कहते हैं ना। ठीक है, उसी प्रकार से क्योंकि चमक, वो बल्ब जल तो रहा होता है लेकिन उस बल्ब से प्रकाश आ नहीं रही होती है। ठीक है, बल्ब जल तो रहा होता है लेकिन बल्ब से प्रकाश आ नहीं रही होती है। ऐसी अवस्था में इस दोष को दूर करने के लिए बल्ब में कोई निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस के नाम पे क्या क्या, नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर देते हैं, नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर देते हैं। इससे टंगस्टन का वाष्पीकरण कम हो जाता है। गैस वाले बल्बों में फिलामेंट को कुंडली के रूप में बनाते हैं। इसका लाभ यह है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण इसके संपर्क में कम गैस आती है, जिससे संवहन व चालन द्वारा उष्मा हानि कम होती है। अब कह दो संवहन या चालन क्या होता है भाई, तो एक चीज समझो, जब किसी ऑब्जेक्ट में उष्मा प्रवाहित होते हैं तो उष्मा प्रवाहित होने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका है चालन, एक तरीका है संवहन और एक तरीका है रेडिएशन यानी विकिरण। ठीक है, ये तीन तरीके से उष्मा स्थानांतरित होते हैं, यानी उष्मा स्थानांतरण के तीन विधियां हैं, एक विधि चालन, एक विधि संवहन और एक विधि विकिरण या रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब चालन की बात करें तो चालन ठोस में होता है। ठीक है, जब ठोस को आप एक जगह से कहीं गर्म हिस्से, उसका एक हिस्सा, जैसे ठोस आपने लिया, इस ठोस का एक हिस्सा गर्म करना शुरू करोगे तो ये यहाँ से गर्म होते होते तो लास्ट में ये वाला भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे सब्जी बनाते वक्त मम्मी देखोगे तो वो कलछुल कभी भी कढ़ाई में छोड़ती नहीं है, बाहर निकाल लेती है। क्यों? ठीक है, बाहर बाहर इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि कलछुल यदि उस कढ़ाई में रह जाएगा तो कलछुल बहुत गर्म हो जाएगा और दोबारा चलाने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है, समझदार है मम्मी, साइंस बिना पढ़े समझती है। ठीक है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक इसी प्रकार से एक तरीका होता है संवहन। संवहन में जो कंडक्टर होता है आपके पास वो कांटेक्ट में नहीं होता है लेकिन फिर भी उसमें उष्मा प्रवाहित होती है। जैसे कि आपको पता है कि आप एसी जो घर में लगाते हो वो ऊपर दीवार पे लगाते हो। क्यों लगाते हो भाई? दीवार पे ऊपर लगाते हैं क्योंकि उसमें से ठंडी हवा निकलती है और ठंडी हवा का जो वाष्पदाब होता है वो अधिक होता है। ठीक है, या भारी होता है वो, और जो भारी होता है वो चीजें नीचे बैठती हैं, लेकिन जो गर्म हवा होती है वह हल्की होती है और वो ऊपर उठती है। इसी वजह से एसी को ऊपर लगाया जाता है। और कदू सर एसी क्यों? हम तो संवहन पढ़ रहे थे ना, तो वही कारण है कि हवा के माध्यम से उष्मा स्थानांतरित हो रही है, जिसमें गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो उष्मा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठंडी हवा जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है, तो यानी उष्मा की मात्रा कम अधिक से कम की ओर या कम से अधिक की ओर जा रही है। ठीक है, अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन के लिए बस मैं इतना भी बता दूं कि ऐसा मतलब जहां पर किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उष्मा को चलने के लिए, उस प्रक्रिया को या उस विधि को रेडिएशन कहते हैं। बाकी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, 11वीं की क्लास में होती हैं सारी चीजें। अब रही बात की जैसे सूर्य से कोई प्रकाश पृथ्वी पर जब आती है तो सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो क्या उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, क्योंकि बीच में वायुमंडल के बाहर सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है ना, और वायुमंडल तो हमारी पृथ्वी पर ही है। तो पृथ्वी के बाहर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रकाश मतलब कि कोई वायुमंडल तो है नहीं, बिना वायुमंडल के ही उष्मा स्थानांतरित होती है, तो इस प्रक्रिया को रेडिएशन कहते हैं। छोड़िए वो सारी बातें, जिसमें संवहन व चालन द्वारा उष्मा कम हानि होती है, यानी उष्मा एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता है तो इस विधि से उष्मा का कम हानि होता है और ज्यादा उष्मा आप प्राप्त कर पाते हो। विद्युत बल्ब आवश्यकता अनुसार विभिन्न सामर्थ्यों के बनाए जाते हैं। बल्बों के ऊपर वोल्टेज व उसकी सामर्थ्य लिखी होती है, जैसे 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो बल्ब 220 वाट की बात कर रहा है, 220 वोल्ट की बात कर रहा है। तो सर इसमें कौन सा अंतर है? यानी उसका विभवांतर 220 वोल्ट का है और उसकी क्षमता जो है, क्योंकि सामर्थ्य को नापने का मात्रक होता है वाट, जो सामर्थ्य उसका वो कितने वाट का है? 100 वाट का है। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? कह दो हाँ सर समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से एक टॉपिक है आपके पास विद्युत उष्मक। विद्युत उष्मक, यदि विद्युत उष्मक की बात करें तो जैसा कि आपको पता है इसी को हीटर भी कहते हैं। विद्युत उष्मक या हीटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं स्टार्टिंग में जब बात कर रहा था तो हीटर के अंदर ये जो तार दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ठीक है, ये जो तार दिखाई दे रहा है ये नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया?
नाइक्रोम की बनी होती है। कह दो सर ये जो नाइक्रोम की बनी होती है तो इसका मतलब इसका भी गलनांक बहुत उच्च होता होगा। हाँ भैया, इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है। कह दो सर जब ऐसी उच्च वाली बात ही है तो इसके जगह नाइक्रोम की जगह टंगस्टन ही यूज कर लेते हैं। टंगस्टन यूज कर सकते थे, लेकिन टंगस्टन में समस्या ये क्यों महंगा है, और टंगस्टन महंगा है तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा, क्योंकि देखो इसमें इसका फिलामेंट बहुत बड़ा है और हमें बल्ब के अंदर छोटा सी लगाना होता है। ठीक है, तो उस केस में वो चल जाता है, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आइए क्या होता है समझते हैं थोड़ा। घरों में खाना बनाने के लिए तथा पानी गर्म करने के लिए, ऐसा नहीं पनीर गर्म करोगे, ठीक है, कह सकते हो खीर बनाने के लिए, ठीक है, पनीर की सब्जी बनाने के लिए, चिकन बनाने के लिए, जो तुम्हें पसंद हो वो बनाने के लिए, ठीक है, अपने पसंद के अनुसार समझ लो, बनाने के लिए या गर्म करने के लिए विद्युत ऊष्मक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊष्मक में नाइक्रोम का एक सर्पिलाकार मतलब इस तरीके से घुमा घुमा, ठीक है, सर्पिलाकार तार होता है जो चीनी मिट्टी, यानी इसका जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है ये चीनी मिट्टी का होता है। चीनी मिट्टी क्या होता है सर? चीनी मिट्टी जैसे कोई मूर्ति देखते हो ना, ठीक है, कोई मिट्टी जो मतलब जो मूर्ति बहुत शार्प बनी होती है वो चीनी मिट्टी की होती है। ठीक है, या फिर आपने हीटर ही देखा होगा तो हीटर का जो ऊपरी आवरण होता है, ठीक है, वो मिट्टी जैसा तो लगता है, लेकिन मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? चीनी मिट्टी होती है। ठीक है, चीनी मिट्टी की प्लेट पर बने खांचों में रखा होता है। इसे तापक तार या हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। तार के दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो संबंधक पेचों से जुड़े होते हैं। तापक तार के सर्पिलाकार होने से तार की बहुत बड़ी लंबाई थोड़े से स्थान में आ जाती है और काफी ऊष्मा मिल जाती है। ठीक है, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा Fe की मिश्र धातु होती है। मतलब जो नाइक्रोम होती है उसमें निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज तथा Fe की मिश्र धातुएं होती है, मतलब इन चारों को मिलाकर नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम का गलनांक काफी अधिक होता है तथा उच्च ताप तक गर्म होने पर ऑक्सीकृत दहन नहीं होती है। मतलब ये बल्ब की तरह ऑक्सीकृत नहीं होती, हालांकि हो भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऑक्सीकृत होने से तार कमजोर तो हो जाएगा, एक प्रभाव तो ये पड़ेगा, लेकिन दूसरा ये ऐसा नहीं होगा कि इसमें कम ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा उतनी मिलेगी, लेकिन ऑक्सीकृत होगा तो टूट जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा, रस्टिंग जब होने लगती है तो रस्टिंग की क्रिया में पदार्थ खराब होने लगता है। ठीक है, कार्यविधि की बात करते हैं। जब संबंधक पेचों के द्वारा तापक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार लाल तप्त हो जाता है। लाल तप्त मतलब एकदम गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तथा इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। इस ऊष्मा का उपयोग खाना बनाने में व जल को गर्म करने में किया जाता है। जब हीटर के तार का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। क्षण ऊष्मक, विद्युत इस्त्री, विद्युत विकिरण, विद्युत ऊष्मक के ही विभिन्न स्वरूप हैं। मतलब ये सभी चीजें जैसे विद्युत इस्त्री हो गई, विद्युत विकिरण हो गया, विद्युत ऊष्मक हो गया, ये सब किसके विभिन्न स्वरूप हैं? मतलब इसी के, हीटर के। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब इसके बाद एक बात है विद्युत इस्त्री या विद्युत प्रेस कह सकते हो आप, प्रेस भी कहते हो या फिर इसे विद्युत इस्त्री कहते हैं। विद्युत इस्त्री में विद्युत इस्त्री वो इस्त्री कल आने वाला इस्त्री नहीं है ना, पहले समझो। ठीक है, यहां पर कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इस्त्री, अरे भैया इस्त्री महिला वाला है ना, महिला वाला, हम प्रेस वाली बात कर रहे हैं। इसके लिए कैसे लिखते हैं? इस्त्री ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ भी है, महिला वाला इस्त्री नहीं लिख देना है। तो महिला में धारा प्रवाहित करा, अरे महिला में धारा प्रवाहित कराओगे मर जाएगी बेचारी। ठीक है, विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार कुंडली के रूप में माइका या अभ्रक, माइका या अभ्रक की चादर पर लपेट कर, माइका या अभ्रक का मतलब क्या है? जो निचली सतह होती है ना, जो नीचे वाली सतह होती है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये जो प्रेस है, प्रेस का जो नीचे वाला सतह है इसे कहते हैं अभ्रक, अभ्रक की चादर। इसी में नाइक्रोम तार लपेटी जाती है इस तरीके से, ये दिख रही है ना, इस तरीके से लपेटी जाती है। ठीक है, लपेटी जाती है। लपेट कर दो माइकों की पत्तियों के बीच रखा जाता है। ठीक है, दो अभ्रक तारों के बीच में रख दिया जाता है। इस ऊष्मक को एक आवरण में बंद कर दिया जाता है जिससे कि वो हैंडलनुमा हो जाए और पकड़ने में आसान हो जाए। इसको पकड़ने के लिए किसी कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ का मतलब जिसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती हो, जैसे लकड़ी हो गया या फिर प्लास्टिक का हो गया, ठीक है, या बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट प्लास्टिक का एक रूप है, ठीक है, का हैंडल लगा दिया जाता
है। तो ठीक है सर। जब उष्मक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब उष्मक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार रक्त तप्त होकर स्त्री के आधार को गर्म कर देता है। आधार को गर्म कर देता है, आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, आधार को गर्म कर देता है। तापक तार एबेस्टास से ढका होता है। एबेस्टास क्या होता है? तापक तार मतलब एबेस्टाक, ये जो समझो पहले ध्यान से, ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये नाइक्रोम का तार सीधे नहीं लगा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, नाइक्रोम का तार होता है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है, मतलब नाइक्रोम का तार का सैंडविच बनता है। सैंडविच देखा ना, दो ब्रेड के बीच में आलू टिक्की, हाँ ठीक वैसा ही। या बर्गर देखा है, दो ब्रेड के बीच में आलू टिक्की ना, ठीक वैसा ही। तो ये अभ्रक की एक चादर होती है, उसके बीच में नाइक्रोम की तार की लेयर होती है, उसके ऊपर अभ्रक का एक और चादर होता है। इन सबको अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद इसे इसके ऊपर वायु होती है। चूंकि एबेस्टॉस तथा वायु उष्मक के कुचालक है, अतः इसमें उत्पन्न उष्मा ऊपर को नहीं जाती है। समस्त उष्मा अभ्रक, अभ्रक विद्युत का अचालक है, मतलब जिसमें उष्मा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु इसमें को उष्मा चली जाती है, ठीक है। अभ्रक में को होकर स्त्री की तली में चली जाती है और पूरी तली एक समान रूप से गर्म हो जाता है। इस स्थिति में विद्युत प्रेस को कपड़े पर रखने पर कपड़े की प्रेस हो जाती है, कपड़े की प्रेस हो जाती है, लेकिन ज़्यादा समय तक रख दो तो कपड़े में छिद्र हो जाती है, ठीक है, फिर वो अच्छा लगता है, डिजाइनिंग बन जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कपड़े को कपड़े पर ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे, आवश्यकता अनुसार, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद फ्यूज, ठीक है। फ्यूज की बात करें तो एक चीज़ समझो, फ्यूज की बारे में बात करें तो फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि फ्यूज बार बार पूछा गया है, ठीक है। फ्यूज ए सेफ्टी डिवाइस, यानी एक सुरक्षा की युक्ति है। यदि आपके घर पर यदि फ्यूज लगा हुआ है तो यदि आप फ्यूज निकाल देते हो तो कह दो सर हमने देखा ही नहीं कैसा होता है, हमको बताओ तब तो हम निकालेंगे। अरे भैया निकाल ऐसे नहीं देना है, तब निकालना है जब कभी आग लग जाए तो फ्यूज निकाल दोगे तो वहीं पर वहां से पूरे जितने भी सर्किट है वो सारे सर्किट बंद हो जाएंगे और उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब बात यह आती कैसा दिखता है सर, देखो ऐसा दिखाई देता है। कभी इस प्रकार की आकृति देखी है आपने घर पे अपने कहीं पर भी? सामान्य तौर पे उन जगहों पे देखो जहां पर मीटर लगा होगा वहां देख लो, या फिर जहां से करंट सप्लाई होता है, जहां से पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वहां देख लो, वहां ये जरूर दिख जाएगा, ठीक है। इसे प्रिलिकेन होल्डर कहते हैं। ये सॉकेट कहलाता है, फिक्स्ड ऑन बोर्ड, ये बोर्ड में फिक्स होता है, ये वाला हिस्सा फिक्स होता है और इसमें जैसा कि आपको पता होगा ये वाला हिस्सा जो फिक्स होता है ये वाला इसके अंदर लगाया जाता है, ये वाला इसके अंदर निकाला जाता है। लेकिन हाँ लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं, एक तार लगाते हैं ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक तार लगाया जाता है। आइए देखते हैं, जब कभी घरों में बिजली की डोरी के दोनों तार विद्युत रोधी आवरण हट जाने के कारण एक दूसरे से छू जाते हैं अथवा बिजली के बहुत सारे उपकरण एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, तब परिपथ का विद्युत प्रतिरोध एकदम गिर जाता है तथा परिपथ में बहुत अधिक धारा बहने लगती है। इससे इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि परिपथ के तारों में आग लग सकती है। कभी कभी किसी उपकरण की खराबी के कारण भी उसमें बहुत अधिक धारा आ सकती है, जिससे उपकरण जल सकता है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों की वायरिंग में फ्यूज तार लगाए जा सकते हैं, फ्यूज तार लगाए जा सकते हैं। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप हमें हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में ही आपको ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच सकते हैं। और अब रही बात कि सर फ्यूज तार या तांबे, टीन व शीशे की मिश्र धातु का एक छोटा सा तार होता है जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर पर दो धात्विक टर्मिनलों के बीच खींचा रहता है। इसका गलनांक तांबे के सापेक्ष बहुत कम होता है। इससे परिपथ में मुख्य लाइन में श्रेणी क्रम में लगा होता है, मतलब मुख्य लाइन में ये कैसे लगा होता है? श्रेणी क्रम, ठीक है, जिसका काम क्या है? प्रतिरोध को, मतलब कि सामान्य तौर पे श्रेणी क्रम या समांतर क्रम किसके लिए यूज होता है? प्रतिरोधों के लिए। तो श्रेणी क्रम लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम धारा को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से।
प्रत्येक फ्यूज तार में एक अधिकतम धारा वहन करने की क्षमता होती है। इस अधिकतम धारा को फ्यूज रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूज रेटिंग कहते हैं। यह क्षमता फ्यूज तार की मोटाई अथवा उसके पदार्थ पर निर्भर करती है, परंतु उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई कुछ भी हो उस पर निर्भर नहीं करती है, मोटाई पर निर्भर करती है या उस पदार्थ पर निर्भर करती है। फ्यूज को फेस तार से जोड़ा जाता है, जिससे उपकरण में से गुजरने से पहले धारा फ्यूज से होकर गुजरती है। धारा फ्यूज से होकर गुजरती है। यदि फ्यूज में जो तार लगा है उससे ज्यादा उष्मा हो गई तो फ्यूज का तार वहीं टूट जाता है, और टूट जाता है तो उस केस में धारा प्रवाहित नहीं होती है। आइए अब समझते हैं। गुजरने एवं उपकरण सुरक्षित बने रहते हैं। जब परिपथ में धारा फ्यूज रेटिंग मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार अत्यधिक गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण तुरंत जल जाता है। यानी जलना का मतलब टूट जाता है, गर्म होकर जल जाता है, जलने का मतलब टूट जाता है। तथा परिपथ का समस्त मेन लाइन से टूट जाता है, मतलब परिपथ का समस्त मेन लाइन जो होता है वो टूट जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, उसमें लाइट अब नहीं जा रही होती है, और परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, जिससे उपकरण क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। घरों के परिपथ में फ्यूज तार चीनी मिट्टी के फ्रेम में लगाए जाते हैं। इस फ्रेम को कीट कैट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट कैट कहते हैं। इसका नाम तो जानते ही होगे, ठीक है? कदो नहीं सर, इसका नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन कीट कैट को जानते थे ना? हाँ, हमको पता है तुम लोग, ठीक है? कीट कैट कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक फ्यूज सॉकेट तथा दूसरा भाग फ्यूज प्लग होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी ये वाला हिस्सा जो है वो फ्यूज सॉकेट है, और ये जो है फ्यूज प्लग है, ठीक है? फ्यूज सॉकेट और फ्यूज प्लग। जो फ्यूज सॉकेट होता है वो बोर्ड के अंदर फिक्स होता है, और फ्यूज प्लग जो होता है वो निकाला जा सकता है और लगाया जा सकता है, ठीक है? फ्यूज तार फ्यूज प्लग में लगाया जाता है, या फ्यूज प्लग सॉकेट में बिल्कुल फिट आता है। जब फ्यूज तार जल जाता है तो फ्यूज प्लग निकालकर उसमें दूसरा या नया फ्यूज तार लगाकर प्लग को सॉकेट में पुनः लगा देते हैं। इस प्रकार उसी कीट कैट को बार बार परिपथ में लगाकर धारा को पुनः चालू कर लिया जाता है। ये रही फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है? अब थोड़ा सा और एक दो बातें कर लेते हैं। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की विद्युत धारा लगभग 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर तथा 10 एम्पियर तक होती है। 10 एम्पियर तक होती है। जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति की किसी विद्युत इस्त्री को 240 वोल्ट पर चलाते हैं तो 1000 वाट बटे 240 वोल्ट इक्वल टू 5.454 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अतः इसके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज प्रयोग करना चाहिए, ठीक है भाई? इतनी बेसिक बातें हो गई। तो सर इसके अलावा, यदि इसके अलावा बात करें तो अगली टॉपिक हमारे पास है विद्युत सामर्थ्य, और विद्युत सामर्थ्य हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हुए हम लोग उस पर भी ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे जैसा कि प्रीवियस में हम लोगों ने लगाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।